गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज में आगे पढ़ते हैं नए टॉपिकों के बारे में। तो देखिए, अगला टॉपिक हम देख रहे हैं कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जो मंत्रालय डाटा इकट्ठा करने का काम करता है और ये काम करता है कि उस डाटा को कैसे कार्यक्रमों को लागू करने में इस्तेमाल किया जा सके, कार्यक्रम को लागू करने से संबंधित, इससे शॉर्ट में मॉस्पी बोलते हैं। मॉस्पी, MOSPI, मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो छोटा ओ का मतलब है ऑफ। हाल ही में इसने अपना लोगो और अपना मस्कट यानी शुभंकर जारी किए हैं, और ये जारी किए हैं 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी को 2026 को जारी किए हैं। तो इसने अपना लोगो ये जारी किया है। लोगो जिसे प्रतीक चिन्ह भी बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे कि बीचों बीच में अशोक चक्र है और अशोक चक्र के बीचों बीच में रुपए का निशान है, और यहां पर डाटा को सिंबल दिखाया गया है, घटते बढ़ते डाटा का ग्राफ दिखाया गया है। यहां पर डाटा के लिए यूज होने वाले वर्ड्स जैसे सिग्मा है, जीरो है, इक्वल टू है, ठीक है, वर्ड हो गए इस तरह से। तो ये यहाँ इसका क्या किया गया है, लोगो बनाया है नया। और इसका जो मस्कट है यानी इसका जो शुभंकर है वो जारी किया गया है। ये इसमें एक लेडी लड़की कार्टून है और उसके हाथ में एक टैब है, टैब में डाटा दिखाया गया है और इसे नाम दिया गया है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी नाम किसे दिया गया है, इस शुभंकर या इस मस्कट को दिया गया है। कहने का मतलब है जो मॉस्पी है यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसने अपना नया लोगो और अपना नया मस्कट यानी शुभंकर 1 जनवरी 2026 को जारी किया है। आगे देखते हैं। इसी तरह से जो हमारा आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसने भी अपना शुभंकर यानी मस्कट या लोगो कहें जिसे, वो जारी किया है और उसका नाम दिया है उदय, और वो है ये। तो इस तरह से करके एक बच्चे का कार्टून का एक लोगो तैयार किया है, डिजाइन तैयार किया है, जिसमें उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है आधार। ये जारी किया है किसने, UIDAI ने, जिसे 8 जनवरी 2026 को कहां पर लॉन्च किया गया है, तिरुवनंतपुरम द्वारा। तो अभी हमने देखा कि दो ने हमारा अपना लोगो या मस्कट जारी किया है। एक जारी किया है मॉस्पी ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा UIDAI यानी जो आधार कार्ड जारी करती है उस संस्था ने भी अपना लोगो जारी किया है, और इसने जो लोगो जारी किया है उसका नाम क्या दिया है, उदय, जबकि मॉस्पी ने नाम क्या दिया था, सांख्यिकी। तो दोनों में फर्क समझ जाइएगा। आगे हम देखते हैं कि ये जो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है UIDAI, उसके डायरेक्टर कौन है, उसके डायरेक्टर हैं फिलहाल नीलकंठ मिश्र, जो कि सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, नीलकंठ मिश्र। आगे हम देखें, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर परेड होती है, और परेड में जो दस्ते यानी जो टुकड़ियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सी झांकियां और कौन से परेड मार्च जो दस्ते हैं उन्हें यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखें कि अगर डिफेंस में से हम देखें, तीनों सेनाओं में से नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो उसमें तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, मार्चिंग का मतलब है परेड करते हुए जो दस्ता निकला है, वो बेस्ट किसका रहा है, भारतीय नौसेना का। तो ये 2026 के गणतंत्र दिवस की बातें हैं कि भारतीय नौसेना को तीनों सेनाओं में बेस्ट मार्चिंग दस्ता यानी परेड का सम्मान दिया गया है। दूसरा हम देखें कि इसके अलावा जो पैरामिलिट्रीज हैं और दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्रीज हैं
और अन्य सहायक बल हैं। पैरामिलिट्री का मतलब है जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस ये सारे शामिल हैं। तो उनमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का जो खिताब दिया गया है वो किसे दिया गया है? दिल्ली पुलिस को किया है। तो मतलब तीनों सेनाओं में बात करें तो भारतीय नौसेना, और पैरामिलिट्री में बात करें तो दिल्ली पुलिस का। अब बात करें शीर्ष 3 झांकियों की। ये तो थे मार्चिंग दस्ते। अब बात करें झांकियों की, तो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग थीम पर झांकियां निकलती हैं, और उन झांकियों में हम देखें कि फर्स्ट पोजीशन, पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को। गणेश उत्सव जो वहां का बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, उसे झांकी को पहला स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान मिला है जम्मू कश्मीर की झांकी थी हस्तशिल्प और लोक नृत्य से संबंधित। हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनाए हुए कारीगरों की चीजें, और लोक नृत्य यानी वहां का लोकल नृत्य। अगला आता है थर्ड। थर्ड पोजीशन मिलती है केरल को, और केरल का क्या होता है? वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता। तो केरल में साक्षरता का प्रतिशत बहुत अच्छा है, तो वहां से थीम पर थी केरल की। तो कहने का मतलब है फर्स्ट पोजीशन यहां मिली है महाराष्ट्र को गणेशोत्सव को, दूसरा मिला है पोजीशन है जो जम्मू कश्मीर को, जिसमें वहां के हस्तशिल्प और लोक नृत्य के बारे में झांकियां थी, और तीसरे स्थान पर मिला है केरल को, जो वहां की मेट्रो और वहां का दिखाता है 100% डिजिटल साक्षरता के बारे में। अब बात करें मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में, तो बेस्ट झांकी मंत्रालयों में रही है संस्कृति मंत्रालय। और संस्कृति मंत्रालय की कौन सी झांकी रही है? वंदे मातरम की थीम पर। तो याद रखिएगा जो 2026 का गणतंत्र दिवस है, उसकी थीम भी वंदे मातरम ही रही है, क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं लिखे हुए, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो उसे 150 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी थीम पर हम 2026 का इस बार गणतंत्र दिवस मना रहे थे। तो उसी थीम पर आधारित जो संस्कृति मंत्रालय की झांकी है, उसे मंत्रालयों में पहला स्थान मिला। तो देखिए इसमें 3 भाग अलग-अलग हो गए। एक हो गए मार्चिंग दस्ते, तो तीनों सेनाओं में बात करें तो नेवी को मिला है, पैरामिलिट्री में बात करें तो दिल्ली पुलिस को मिला है, और उसके बाद झांकियों में 3 राज्यों की हम बात करें, और उसके बाद में अगली बात आती है मंत्रालयों की, तो मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय को मिला है बेस्ट झांकी का। अब बात करते हैं आईएनएसवी कौंडिन्य। आईएनएसवी कौंडिन्य, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जहाज है। और सबसे पहले समझे आईएनएसवी होता क्या है? इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। इंडियन नेवल यानी भारतीय नौसेना। सेलिंग का मतलब होता है पर्दे से चलने वाली नाव। पर्दे से, जैसे इसमें लगे हुए हैं पर्दे लगे हुए हैं, जब हवा इन पर्दों से टकराती है तो ये आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ऐसी नाव जो पर्दों से चलती है यानी हवा से चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग। यानी या यूं कहें कि समुद्र में जब भी जहाज जाता है तो उससे बोला जाता है सेलिंग। मतलब समुद्र में चलने को सेलिंग इस्तेमाल वर्ड किया। और वेसल का मतलब है एक नाव। तो मतलब समुद्र भारतीय नौसेना की कैसी वेसल, कैसी नाव जो पर्दों से चलती है, जिसका नाम क्या है? कौंडिन्य। अब कौंडिन्य एक भारतीय नाविक थे, उनका नाम पर इसे दिया गया है। ये भारत का ऐसा पहला नाव है, पहला एक जहाज हम कह सकते हैं इसे छोटा, जिसमें कहीं पर भी कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको पूरी तरह से जो प्राचीन भारतीय पद्धति थी, उस आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कोई इंजन नहीं है। इसमें जो भी लकड़ी है, जो भी रस्सी हैं, उनको पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है, जोड़ करके, बांध करके। कहीं भी गांठ में कील करने का इस्तेमाल इस तरह यहाँ किया नहीं गया है। तो ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा पर आधारित है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले देखें हम इसके बारे में कि इसकी कीलेड, कीलेड का मतलब है इसके निर्माण की शुरुआत है वो सितंबर 2023 में हुई। सितंबर 2023 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई। निर्माण की शुरुआत हुई, उससे पहले एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट किन किन के बीच में होता है? तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना। अब देखिए ये जहाज, ऐसे जहाज जो अब ये बनाए गए हैं, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पहले इसी तरह के जहाज बनाए जाते थे, और उनके द्वारा दूसरे देशों में यात्राएं की जाती थी। पहले इंजन नहीं हुआ करते थे,
तो पर्दे से ही नावें चलती थी। तो ऐसे वो व्यापार करते थे। तो हमारी संस्कृति मंत्रालय ने नौसेना के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया होदी इनोवेशन के साथ, जो कि गोवा का है, जो जहाज बनाने का काम करता है। तो इन तीनों के साथ एग्रीमेंट हुआ और इन तीनों के एग्रीमेंट के द्वारा तय हुआ कि हम एक ऐसा जहाज बनाएंगे, एक ऐसी नाव बनाएंगे जो पर्दों से चलेगी और पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से चल बनाई जाएगी। तो इसके बारे में 2023 में इसकी शुरुआत हुई बनाने की। इसे फरवरी 2025 में बनाकर तैयार कर दिया गया और इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया, यानी कमीशन किया गया, यानी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 21 मई 2025 को। 21 मई 2025 को। और उसके बाद में इसने अपना पहला सफर तय किया है या पहली यात्रा की है। कहां पर की है? गुजरात से लेकर ओमान तक। तो गुजरात का पोरबंदर पोर्ट है, वहां से लेकर कहां गया है? ओमान के लिए पहली यात्रा की है। तो अब इसके बारे में विचार कहां से आया? भारतीय संस्कृति मंत्रालय और नेवी ने इसका विचार कहां से लिया? तो वो देखें, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें गुफा नंबर 17 में कुछ चित्र बने हुए हैं जहाजों के। तो अजंता की जो गुफा है, गुफा नंबर 17 में कुछ जहाजों के चित्र बने हुए हैं। वहां से ये आइडिया लिया गया है और इस आइडिया को लेने के बाद में ये तय किया गया कि जैसा कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में जैसे जहाज ये बनाए जाते थे, ऐसा जहाज हम फिर से बनाएं। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और हौदी इनोवेशन के बीच में एग्रीमेंट होता है और इस परियोजना को जो पैसा दिया जाता है वो वित्त पोषण करने का काम कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय। तो कहने का मतलब है संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए पैसा दिया है, हौदी इनोवेशन ने इसे तैयार किया है और इसकी यात्रा में शामिल हुई है भारतीय नौसेना के अधिकारी। अब देखिए, कौंडिन्य जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है वो एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक थे। बाद में बताते हैं कि जो वो विदेश चले गए, वहां पर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली और कंबोडिया जो बना है वो कंबोडिया उन्होंने ही बसाया है। तो कंबोडिया कौंडिन्य कुछ मिला जुला नाम सा है। तो कहने का मतलब है ये बाहर चले गए थे बाद में। अब इसके लिए बनाने के लिए क्या किया गया है? नारियल की रस्सियां और नारियल के रेसे और प्राकृतिक राल, इनका ही इस्तेमाल किया गया है। तो लकड़ी के जो फट्टे हैं, तख्ते हैं, उनको जोड़ करके रस्सियों से बांधकर रस्सियों को मजबूत करने के लिए उन पर राल का इस्तेमाल किया गया है ताकि रस्सियां और मजबूत हो जाएं। तो नारियल के रेसे, फाइबर वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब पूरी तरह से ये प्राकृतिक तैयार किया गया है। इसमें सिलाई पद्धति से निर्मित है। ये पाल युक्त जहाज है। सिलाई पद्धति का मतलब है उन्हीं रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है, कील वगैरह गाड़ करके इसे तैयार नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब है ये अपनी पहली यात्रा पर कहा गया है? ओमान। और ओमान जब ये गया है तो वहां पर इसे वाटर कैनन सल्यूट, यानी पानी की तोप से सल्यूट दिया गया है। ये देखिए, ये जहाज है जो इसे पानी की तोप से सल्यूट दे रहा है। तो ये रहा आईएनएसवी कौंडिन्य। तो आईएनएसवी कौंडिन्य है जो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है, जिसका कंसेप्ट है जो अजंता की गुफा है, गुफा नंबर 17 से लिया गया है। 5वीं शताब्दी में जैसे जहाज बनते थे वैसा जहाज बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि पूरी तरह से नारियल के रेसे, फाइबर वगैरह, राल वगैरह से बनाया गया है। इसके लिए होदी इनोवेशन, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के बीच 2023 में एग्रीमेंट होता है। 2025 में ये बनकर तैयार होता है। 2025 में ही ये पहली बार नेवी में शामिल होता है और उसके बाद पहली यात्रा गुजरात के पोरबंदर से चालू करता है, ओमान के लिए जाता है। ओमान में इसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाता है। तो ये भारत का पहला ऐसा जहाज है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित चीजों से तैयार किया गया है, जो कि पर्दे से चलता है, हवाओं के रुख के साथ ये चलता है। अगला हम देखें PSLV C62। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर का मतलब है ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के
जो यान इस्तेमाल किया जाता है उस यान का नाम है पीएसएलवी। ये भारत का सबसे भरोसेमंद प्रक्षेपण यान है, लेकिन लगातार इसकी दो जो लॉन्चिंग है वो असफल हो गई है और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। ये इसरो के लिए बहुत बड़ी एक सबब है। वो इसको दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि ये गलती दूसरी बार कैसे हुई है। तो अगर हम देखें 2025 का जो पहला लॉन्चिंग था वो भी असफल हुआ और 2026 में जो पहली लॉन्चिंग थी वो भी असफल हुई। तो ये चर्चा में है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इसरो इंडियन सैटेलाइट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा इसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कब? 12 जनवरी 2026 को सुबह 8:17। कहां से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। और ये श्रीहरिकोटा है जो है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब ये जो PSLV C62 था, इसमें टोटल कितने उपग्रह थे? इसमें टोटल 16 उपग्रह भेजे गए थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट उपग्रह था USNI N1 अन्वेषण के लिए और 15 इसके अलग उपग्रह थे। ये छोड़ने के कुछ देर बाद में ही इसकी थर्ड स्टेज यानी इसमें जो छोड़ने के लिए उपग्रह में नीचे ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, तो अलग अलग बूस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर ठोस होगा, फिर द्रव होगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, ऐसे 4 चरण होते हैं। तो इसके तीसरे चरण में गड़बड़ी हो गई और गड़बड़ी होने की वजह से इसके साथ संपर्क टूट गया। ये PSLV का 64वां मिशन था। इससे पहले 63 मिशन भेजे जा चुके हैं। लगातार 2 बार PSLV के मिशन विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। साल 2025 में जो पहला PSLV का प्रक्षेपण था, यान भेजा गया था, उसका नाम था PSLV C61, जो कि मई 2025 में भेजा गया था। और इस साल जनवरी 2026 में भेजा गया है C62। तो कहने का मतलब है 61 और 62 दोनों के दोनों असफल हो गए हैं, जिसकी वजह से इसरो को काफी नुकसान हुआ है और इसकी जांच की जा रही है कि क्या यहां कोई तकनीकी खराबी थी या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसमें गड़बड़ कर रही है। तो कहने का मतलब है PSLV है जो C62 असफल हो गया है। अब बात करें हम अगला टॉपिक तेजस। तेजस LCA। तेजस LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी हल्का लड़ाकू विमान। तो इसके हल्के लड़ाकू विमान की 25 साल पूरे हो गए हैं पहली उड़ान को। देखिए, इंडिया में इस पर पहले भी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उस पर भी ज्यादा जानकारी पीछे की ले सकते हैं। तो तेजस है, उससे पहले इंडिया का जो मेन सुपर फाइटर था वो था MiG-21 और MiG-21 को रिटायर कर दिया। अब उसकी जगह ले ली है तेजस ने। तो तेजस की जब पहली उड़ान हुई थी उसे अब 25 साल पूरे हो गए हैं। तो तेजस है जो अब हमारा मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, तेजस अभी हाल ही में चर्चा में था। चर्चा का कारण है कि इसकी 2025 में अब तक इन 25 सालों में इसके 2 बार ये क्रैश हुआ है और एक बार तो क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में। और दुबई एयर शो में क्रैश होने की वजह से बहुत सारे देश जो भारत से ये खरीदने की डील कर रखी थी, उन्होंने अपनी डील रोक दी है। तो भारत को काफी आर्थिक झटका लगा है। तो हम देखें कि दुबई एयर शो 2025, जो कि कब की बात है? 21 नवंबर 2025 की। वहां पर ये क्रैश हो जाता है और इसके पायलट होते हैं विंग कमांडर नमन श्याल। उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 2025 में इसकी दूसरी दुर्घटना थी। इससे पहले इसकी जो पहली दुर्घटना है
वो मार्च 2025 में हुई थी जैसलमेर। तो तेजस की अब तक 2 बार दुर्घटनाएं हुई हैं। पहली मार्च 2025 में जैसलमेर में और दूसरी नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में। पहली बार जब यहां हुई थी तो पायलट हैं वो बच गए थे, पैरासूट के थ्रू निकल गए थे, लेकिन दुबई एयर शो में पायलट को मौका नहीं मिला और विंग कमांडर नमन श्याल उनकी डेथ वहां पर हो गई थी। अब बात करें कि तेजस को उड़ान भरते हुए यानी पहली उड़ान को कितने साल हो गए हैं? 25 साल हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। इसका नाम क्या है? तेजस, LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। इसका नामकरण जो है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था उस समय 2000। तो तेजस नाम किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किस साल में? 2003। इसे बनाता कौन है, यानी इसका निर्माण मैन्युफैक्चरर कौन है? तो मैन्युफैक्चरर है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस को कौन बनाता है? कौन सी कंपनी बनाती है? हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगली बात करें, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका जो डिजाइन है वो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने किया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। आगे हम देखें कि पहली इसकी उड़ान जो थी वो 4 जनवरी 2001 को हुई थी बेंगलुरु में, और इसे उड़ान भरने वाले जो पायलट थे उस समय वो थे विंग कमांडर राजीव कोठियाल। राजीव कोठियाल। तो देखिए 4 जनवरी 2001 की बात है पहली उड़ान, तो अब 4 जनवरी 2026 को कितने साल हो गए इसको? 25 साल। क्लियर है? तो मतलब 4 जनवरी 2001 को इसने पहली उड़ान भरी थी। कहां से भरी थी? बेंगलुरु से भरी थी। उस समय पायलट कौन थे? विंग कमांडर राजीव कोठियाल। और इसे भारतीय सेना में, वायुसेना में शामिल किया गया था 17 जनवरी 2015। तो आप देखें एक उड़ान के बाद लगभग लगभग 14 वर्ष तक इसके एक्सपेरिमेंट या टेस्ट होते रहे और उसके बाद ही एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया था, और अब इसने मिग 21 की जगह ले ली है। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो जैसे हम लिखते हैं ना 1G 2G 3G, इस तरह से 4.5G, 4.5 जनरेशन। ये सिंगल इंजन है। खास बात क्या है इसकी? ये सिंगल इंजन है, मतलब इसमें एक ही इंजन है, डबल इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसीलिए इसे बोला जाता है हल्का लड़ाकू विमान। हल्का मतलब वजन कम का। और इसकी जो स्पीड है वो 2000 से लेकर 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक घंटे में ये 2205 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। इतनी शानदार इसकी स्पीड है। इसकी मिग 21 का स्थान लेने वाले फाइटर जेट, इसका नाम क्या है? तेजस LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आज की क्लास में इतना ही। आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।